गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 16 लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले 15 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए। और साथ ही साथ मैंने 42 पार्टों में मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर चुका हूँ और बहुत से सारे मेरे चैनल पे साइंस और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि ये भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पे और इस सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो भारत के कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप क्वालिफाई न कर सकें। तो आप दृढ़ विश्वास रखिए कि इस चैनल पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेड बैच नहीं चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और आपके हिसाब से, आपकी परीक्षा के हिसाब से ही तैयारी कराई जाती है। जो भी फैक्ट मिलता है ओरिजिनल मिलता है। इसमें किसी प्रकार के काटपीट नहीं होता है। काटपीट उस जगह पर होता है जहाँ पर पेड बैच चलता है, केवल वहाँ पर थोड़ा सा झलक दिखाकर और आइए मेरे इस को परचेज कीजिए, इतना रुपये का पड़ता है, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि इसको शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है और जिस तरह आपका भला हो रहा है उस तरह अगला का भी भला हो जाए। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। मैं समय बचाने के चक्कर में मैं बहुत पहले इसको लिख कर रख चुका हूँ, ताकि समझा दे केवल, और आप इसे स्क्रीनशॉट मार कर और या वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो जो KDR जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में जानेंगे, कृष्णदेव राय, यह एक विद्वान शासक था। कृष्णदेव जो राय था वो एक विद्वान शासक था, जिसने आमुक्त माल्यवाद नामक एक पुस्तक का रचना किया था। कौन किया था? कृष्णदेव राय। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। जो पुस्तक जो लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, आमुक्त माल्यवाद, और जो जिस भाषा में था उस भाषा का नाम था क्या? तेलुगु भाषा। इसका तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। जो ये पुस्तक जो है, जो KDR द्वारा लिखा गया है, इसका तुलना किससे किया जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। इसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक एक पुस्तक का भी रचना किया था। यानी तेलुगु भाषा में तो एक पुस्तक का रचना किया ही था, साथ ही साथ संस्कृत में भी एक पुस्तक का रचना किया था, जिसका नाम था जामवती कल्याणम। ठीक, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। माने इसके जब तक शासन काल रहा कृष्णदेव राय का, तेलुगु साहित्य के स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा का विकास इसके काल में हुआ था। बाबर ने अपने आत्मकथा पुस्तक, अपने आत्मकथा में बोला था, जिस आत्मकथा पुस्तक का नाम था तुझे के ये बाबरी। उसने बोला था बाबर, वो अपने पुस्तक में लिखा था, दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली जो शासक करने वाला जो राजा था, कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट नागलपुर शहर का स्थापना किया था। कृष्णदेव राय ने एक शहर का स्थापना किया था, जिस शहर का नाम था क्या? नागलपुर शहर। वो कहाँ था? विजयनगर के निकट ही था। वहाँ विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पे?
नागलपुर के समीप ही विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का भी निर्माण किया था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जिनको सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। इन सब में सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय जो कवि थे, इनका नाम था अल्लाह शानी। क्या नाम था? अल्लाह शानी पेडना, जिन्होंने तेलुगु भाषा के पितामह कहा जाता है। अल्लाह शानी पेडना को क्या कहा जाता है? तेलुगु भाषा के पितामह कहा जाता है, नहीं पिता कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही तेलुगु भाषा के क्या थे? विद्वान थे। इन्होंने हरि कथा तथा मनुकारिता नामक 2 पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है। इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया, जो कि पहले मैंने बता दिया, ये लाइन दोबारा रिपीट हो गया है। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनाली राम आते हैं। वो अष्टदिग्गज जो माने 8 विद्वान थे, उस 8 विद्वानों में तेनाली राम दूसरे नंबर पे आते हैं, जिनका रचना पांडुरंग महामत्य है। एक पुस्तक का रचना किए थे, जिनका नाम था पांडुरंग महामत्य। यह मंत्री के पद पर भी थे। विद्वान एक कवि के रूप में, तो जो विद्वान के रूप में थे, इनको पेश किया गया था, दरबार में रहते थे, लेकिन यह मंत्री के भी पद पर भी थे। और इसने कौन? तेनालीराम ने अंधविश्वास, जो लोग अंधविश्वास में रहते थे, उससे इन्होंने दूर भगाने की कोशिश किया। जो भी ये अंधविश्वासी जो लोग कार्यक्रम करते हैं, उससे दूर भगाने की कोशिश किए। इनके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहते थे, यानी केडीआर यानी कृष्णदेवराय के दरबार में एक संगीतकार रहते थे, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मीधर, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा था। ये लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ की रचना किए थे, जिनका नाम था संगीत सूर्योदय। ठीक। मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेवराय ने अपने उनके जितने भी विरोधी थे, सब किसी को पराजित कर दिया और दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर के प्रभुत्व की स्थापित किए। ठीक। उसके बाद से क्या होता है? 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय के क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद से तुलु वंश का अगला शासक जो आते हैं अच्युत देव राय, जो 1529 से लेकर 42 ईस्वी तक रहते हैं। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किए। ठीक है। इसके समय से ही जो तुलु वंश का क्या होने लगा? बिखराव होने लगा, यानी तुलु वंश कमजोर पड़ने लगा। किसके समय से? यानी अच्युत देव राय के समय से। ठीक। इसके समय पुर्तगाली यात्री एक आया था, जिसका नाम था नूनीज। क्या नाम था? नूनीज, जो भारत में आया था। ठीक। तो पूछ देता है नूनीज जो विदेशी यात्री जो था भारत में किसके शासनकाल में आया था? अच्युत देव राय के। इसके बाद से अगला और अंतिम तुलु वंश का शासक जो आता है सदाशिव राय, जो 1542 से लेकर 70 तक रहते हैं। इस वंश के अंतिम शासक जो है सदाशिव राय था। इसके सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले लिया। कौन? राम राय ने शासन के जितने भी शक्तियाँ था वो अपने हाथों में क्या कर लिया था? ले लिया था। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था। कौन था?
राम राय जो था वो एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य, कौन कौन राज्य है, बीजापुर, गोलकोंडा, वरार, बीदर और अहमदनगर पर फूट डालने की कोशिश किया, किंतु उसके विपरीत ही काम हो गया। तो ठीक है, आज के लेक्चर में आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इसके अगले लेक्चर में, इसके अगले पार्ट में हम इसके शेष भाग लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बात आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसे आप अपने नोट पैड में इसको राइट डाउन करते जाइएगा, ताकि कहा जाता है बूंदे बूंदे तालाब भरता है। धीरे धीरे करके हम लोग अपना सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आने वाला कुछ ही दिन में हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा रहेगा तो लिखने भी आप लोग को सही रहेगा और याद करने में भी सहूलियत रहेगा। तो इसके अगले पार्ट में मैं आप लोग से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।